मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग रीजनिंग देखेंगे और रीजनिंग में वेन आरेख, देखिए वेन आरेख है, इसको अंग्रेजी में वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन आरेख में देखिए, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वेन आरेख, तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों को प्रतिनिधित्व करता है। इस वेन डायग्राम में देखिए विकल्प में 4 विकल्प दिए हुए हैं और इस डायग्राम के माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताना होगा कि कौन सी ऐसी आकृति है जो परिवार, ये 3 आकृति एक साथ है जिसमें परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले जानिए कि तीनों में एक रिलेशन समझ लेंगे कि एक रिश्ता किस तरह से जुड़ाव होगा, और उसी प्रकार से वेन डायग्राम में उत्तर पर जाएंगे, उत्तर विकल्प पर जाएंगे और सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले परिवार, और परिवार के अंतर्गत ही पुत्र या पुत्री आता है। ये पुत्र और पुत्री दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले एक परिवार आएगा और परिवार के अंदर पुत्र और पुत्री, इस तरह का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है कि एक साथ परिवार, पुत्र और पुत्रियों को इस तरह के डायग्राम से दिखाया जाए। दूसरे रिलेशन में देखिए परिवार का प्रतिनिधित्व गोलाकार आकार के जो है बड़ा सा, उसमें कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पुत्र पुत्री है, लेकिन एक साथ दोनों को देखिए दोनों में मिला हुआ है, ये भी संभव नहीं है। तीसरा विकल्प पर चलते हैं। देखिए परिवार है तो सबसे पहले ये परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बड़ा सा जो आकार का है वो परिवार। देखिए यहाँ परिवार, इस तरह से इसको हम अगर बड़ा सा कर दें तो इसको परिवार कह सकते हैं, परिवार, क्यों परिवार। उसके बाद देखिए कि पुत्र और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व, अगर इसको हम पुत्रों या और इसको पुत्रियों का प्रतिनिधित्व दिखा दें तो सही विकल्प, तीसरा विकल्प ही सही हो जाता है और चौथा विकल्प भी उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है वेन डायग्राम के अनुसार। तो इस वेन डायग्राम के अनुसार हमें बताना होगा प्रश्न के अनुसार कि परिवार और पुत्र और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व सही कौन करेगा, कौन सा डायग्राम करेगा। तो परिवार सबसे पहले होता है। देखिए सबसे पहले परिवार, और परिवार के अंतर्गत पुत्र भी होते हैं और पुत्रियां भी होती हैं। तो पुत्र और पुत्रियों को दोनों, जबकि दोनों परिवार में अलग अलग पुत्र और पुत्री दोनों अलग अलग हैं, तो परिवार के अंतर्गत पुत्र और पुत्री। तो देखिए इसी डायग्राम के अनुसार प्रश्न का उत्तर होगा, तीसरा विकल्प सही होगा। तो इस तरह से वेन डायग्राम का जो भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं तो इसी तरह से सोच करके समस्या का समाधान करेंगे, आंसर पर जाएंगे। परिवार, पुत्र और पुत्री, देखिए परिवार, उसके अंतर्गत पुत्र और पुत्री, तो यही प्रतिनिधित्व करेगा, तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को और उदाहरण के साथ देख लेते हैं। चलिए तो अब रीजनिंग में वेन डायग्राम का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न में आपको, तो चलिए देखिए वेन डायग्राम में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो राज्य, देश तथा शहर को प्रदर्शित करती है। एक ऐसी आकृति को सिलेक्ट करना है, चुनना है। ये चारों आकृतियों में से, चारों वेन डायग्राम वाला आकृति है, उस आकृतियों में से एक ऐसी आकृति को चुनिए जिसमें राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले जानेंगे
कि सबसे पहले एक बड़ा देश होगा और देश के अंतर्गत राज्य आता है और राज्य के अंतर्गत ही शहर होता है, यानी तीनों एक दूसरे में समाहित होगा। पहले सबसे पहले देश और देश के अंतर्गत राज्य और राज्य के अंतर्गत शहर होगा। तो इस तरह के डायग्राम होगा, वही सही होगा। तो देखिए इस तरह के डायग्राम कहाँ पर है। देखिए इस तरह के डायग्राम हमको पहला विकल्प में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है। देखिए तीसरा विकल्प में सही हो रहा है। इस तरह के डायग्राम देखिए, ये आयताकार जो बना हुआ है डायग्राम, ये चारों में है, इस पर ध्यान नहीं देना है। इसके अंतर्गत जो तीन आकृति बने हुए हैं उसी पर ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए देश, सबसे बड़ा देश होता है, तो इस तरह से जो बड़ा सा आकृति है वो देश हो गया, वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश। और उसके बाद देखिए देश के अंतर्गत ही राज्य होता है, देश के अंतर्गत राज्य होता है। तो ये देखिए ये जो आकृति है, ये आकृति है वो राज्य हो गया, राज्य। और राज्य के अंतर्गत ही कोई शहर होता है, यानी इसके अंतर्गत देखिए ये हो गया शहर। तो इस तरह से ये सही प्रतिनिधित्व करता है प्रश्न के अनुसार। ये विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। ये तीसरा विकल्प सही है। सबसे पहले देश, देश के अंतर्गत राज्य और राज्य के अंतर्गत शहर। तो यही तीसरा विकल्प आपको प्रश्न के अनुसार सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेन डायग्राम का अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब वेन डायग्राम में, वेन आरेख में तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो पशुओं, सब्जियों और आलू के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इस वेन डायग्राम, इसमें विकल्प में देखिए 4 विकल्प दिए हमें उसी तरह का, और ये 3 शब्द हैं। पहले सबसे पहले पशुओं, सब्जियों और आलू। तो इसमें तीनों में क्या संबंध हो रहा है? तो पशु और सब्जी और आलू, ये तीनों में संबंध सबसे पहले देखिए। तो पशु और सब्जी या आलू से के साथ पशु का तो कोई संबंध है नहीं, तो सीधे पशु वाला जो आकृति होगा वो अलग हो जाएगा। और सब्जियों का एक आकृति होगा और सब्जी के अंतर्गत ही आलू आता है। आलू क्या है? एक सब्जी है। तो सब्जी के आकृति में ही आलू की आकृति होगी, आलू वाला आकृति सब्जी की आकृति में होगी। तो इस तरह का अगर कोई डायग्राम है चारों विकल्प में तो वही सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर है। देखिए इसमें कहाँ पर है ऐसी आकृति। तो इस तरह की आकृति हमारा देखिए तीसरा विकल्प में ही है। तो सबसे पहले देखिए ये आलू की आकृति है, आलू कह रहे पशु, पशुओं की आकृति देखिए, पशुओं, ये हो गया हमारा पशुओं, पशुओं के लिए हो गया। और इसमें देखिए ये अलग ही हो गया सीधे, और ये हमारा सब्जी के हो गया, सब्जियों, सब्जियों के लिए हो गया, ये सब्जियों के लिए हो गया। और इसी के अंतर्गत देखिए आलू क्या है? सब्जी है। तो आलू देखिए सब्जी के अंतर्गत आलू हो गया, आलू, ये सब्जी के अंतर्गत आलू आ गया, सब्जी के अंतर्गत आलू हो गया। तो यही तीसरा आकृति भी हम लोग का इस वेन डायग्राम वाला प्रश्न में, तीसरा प्रश्न में तीसरा विकल्प ही सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए पशु अलग हो गया और उसके बाद सब्जी भी अलग हो गया, लेकिन सब्जी के अंतर्गत ही आलू, आलू एक सब्जी है इसलिए सब्जी के अंतर्गत ही आता है। तो सब्जी वाले घेरे में ही आलू की आकृति को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पशु वाला अलग हो गया, इसके बाद देखिए सब्जी की आकृति अलग है और सब्जी की आकृति में ही आलू एक सब्जी है इसलिए आलू की आकृति वाला, आलू की आकृति सब्जी के अंतर्गत है। तो ये तीसरा विकल्प ही इसमें सटीक होगा, सही होगा। तो तीसरा विकल्प और लगा देंगे, ये तीसरा विकल्प सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए वेन आरेख में चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? तो यहाँ देखिए भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, ये तीनों के तीनों क्या है? विषय हैं, तीनों सब्जेक्ट हैं और तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है, कोई
एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। सब सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है और सब सब्जेक्ट में अलग अलग विषयों को पढ़ाया जाता है। तो भूगोल अलग है विषय, इतिहास अलग विषय है और नागरिक शास्त्र भी अलग है। तो इसके लिए तीनों आकृति अलग अलग बनेंगे। तो जहाँ विकल्प में तीनों आकृति अलग अलग होगा उसी को आंसर टिक लगाएंगे, वही आंसर होगा। तो चारों विकल्प में देखिए कहाँ पर तीनों आकृति अलग अलग है। पहले ही विकल्प में देखिए तीनों आकृति अलग अलग है, यानी पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ये सब एक दूसरे के साथ संबंधित है और ये पहला विकल्प तीनों अलग अलग है। अगर इसको हम लिख दें कि यहाँ इस आकृति को भूगोल कह दें, भूगोल, भूगोल, इसको इतिहास कह दिया जाए और इसको नागरिक शास्त्र, इसको नागरिक शास्त्र कह दिया जाए, तो ये तीनों विषय अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए भूगोल अलग हो गया, इतिहास अलग हो गया और नागरिक शास्त्र अलग है। तो ये आकृति में तीनों आकृतियां अलग अलग होगा। तीनों विषय है लेकिन तीनों विषय का एक साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तीनों विषय के लिए तीन आकृति होगा और वो भी अलग अलग। तो पहला विकल्प में हमारा देखिए तीनों आकृति भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए अलग अलग है, यानी पहला विकल्प ही सही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प में उस तरह की आकृति नहीं है, इसलिए पहला विकल्प ही सही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए वेन डायग्राम का अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न में देखिए निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो गणित, संस्कृत और विषय के बीच संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गणित, संस्कृत और विषय के बीच के जो संबंध है वो कौन सी आकृति प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए गणित, गणित क्या है, एक विषय है, और संस्कृत क्या है, ये भी एक विषय है, और तीसरा हमको आकृति है विषय का बनाना है। तो जब ये दोनों विषय है तो विषय के अंतर्गत ही दोनों आ जाएंगे, यानी विषय के लिए एक आकृति होगा और उसी आकृति में संस्कृत की भी एक आकृति होगी और एक आकृति गणित का होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। तो उस तरह की आकृति जहां भी हो वही विकल्प सही होगा। तो वैसे आकृति को देखिए, सबसे पहले इसमें चारों विकल्प में से चुनिए कि कहाँ पर वैसा आकृति है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा विकल्प में होगा। एक हो गया पूरा विषय, देखिए विषय हो गया, विषय, और विषय के बाद देखिए दो आकृति इसके अंदर है। विषय के अंतर्गत अगर इसको मान लेते हैं गणित, 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 ये गणित हो गया, और इसको मान लेते हैं संस्कृत, संस्कृत। तो दोनों विषय देखिए अलग अलग हो गया, दोनों विषय अलग अलग है लेकिन दोनों एक विषय है। एक विषय, एक बड़ा सा आकृति में इस विषय के अंतर्गत संस्कृत और गणित आता है, लेकिन दोनों एक विषय है लेकिन दोनों विषय अलग अलग है। तो विषय के अंतर्गत संस्कृत और गणित आता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। तो दूसरा विकल्प सही लगा देंगे, दूसरा विकल्प सही होगा। तीसरा, चौथा और पहला ये सब सही नहीं होगा, यही दूसरा विकल्प ये तीनों आकृतियों में संबंध स्थापित कर रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न को देख लेते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न को देख लेते हैं। वेन डायग्राम में छठा प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो घोड़ों, स्तनधारियों और जानवरों के बीच संबंध को दर्शाता है। इस वेन डायग्राम के आकृति में देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प में खोजिए कि कौन सी आकृति ऐसे होंगे जिसमें घोड़ा, स्तनधारी और जानवर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले जानिए कि जानवर के अंतर्गत घोड़ा आता है। घोड़ा क्या है, एक जानवर है, तो जानवर के अंतर्गत घोड़ा आ जाएगा, लेकिन स्तनधारी नहीं आएगा। सभी जानवर या सब घोड़ा, स्तनधारी सिर्फ जानवर और घोड़ा नहीं होता है, और भी जीव स्तनधारी होते हैं।
इसलिए स्तनधारियों का एक आकृति अलग होगा, लेकिन इन दोनों से संपर्क में रहेगा, इन दोनों से संपर्क रखेगा। तो वैसे आकृति को चुनेंगे। तो ये आकृति हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए दूसरा विकल्प में ही सही होगा। सबसे पहले देखिए दूसरा विकल्प में, देखिए ये जो आकृति दिखाई दे रहा है इसको जानवर मान लेते हैं। इस आकृति को हम क्या मानते हैं? जानवर। जानवर, ये जानवरों के लिए हो गया। और इसी आकृति में ये जो बीच में है, जानवर के अंतर्गत ही घोड़ा होता है, तो जानवर के अंतर्गत ये घोड़ा हो गया। घोड़ा घोड़ों के लिए हो गया। ये जो आकृति देख रहे हैं घोड़ों के लिए हो गया। तो घोड़ों जानवर, क्योंकि घोड़ा जानवर है इसीलिए जानवर के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। उसके बाद इस आकृति को स्तनधारियों के लिए बना दिया गया है। स्तनधारियों, ये जो आकृति है वो स्तनधारियों के लिए है। तो देखिए जानवर, जानवर के अंतर्गत घोड़ा और ये स्तनधारी। तो स्तनधारियों में घोड़ा भी स्तनधारी होता है, जानवर भी कुछ होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। तो जानवर और घोड़े स्तनधारी होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जानवर और घोड़ों के अलावा भी और भी जीव हैं जो स्तनधारी हैं। इसीलिए इसको पूरा इसके अंतर्गत नहीं दिखाया जा रहा है। आधा ही, कुछ ही अंश स्तनधारियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस जानवर और घोड़े में कुछ ही प्रतिनिधित्व स्तनधारियों का है, पूरा नहीं। क्योंकि स्तनधारी जीव सिर्फ जानवर और घोड़े नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जानवर और घोड़े के अलावा, घोड़ा के जानवर के अलावे भी स्तनधारी जीव होते हैं। इसलिए इस आकृति को पूरा इसमें समाहित न करके थोड़ा सा किया गया है कि स्तनधारी जीव घोड़ा हो सकता है या जानवर हो सकता है या होता है। ठीक है, तो यही विकल्प सही होगा। जानवर के अंतर्गत घोड़े, और जानवर और घोड़े स्तनधारी भी होते हैं, और इसके अलावा स्तनधारी और भी जीव होते हैं, इसलिए पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए वेन डायग्राम का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आकृति ऐसी है जो धूम्रपान करने वाले, देखिए एक धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान न करने वाले को प्रदर्शित करते हैं। अब इस आकृति में देखेंगे कि कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले और वकील को प्रदर्शित कर रहा है। ये तीनों आकृतियों को एक दूसरे के साथ समाहित करके देखिए। तो सबसे पहले धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले। एक ही व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो धूम्रपान करते भी हैं या फिर न भी करने वाले हैं। तो अगर इस तरह की आकृति में देखें तो बीच में आपको वकील आ जाता है। वकील क्या है? वो कोई जरूरी नहीं है कि धूम्रपान करते भी होंगे या न भी करते होंगे। तो ये दोनों ही आकृति वकील के साथ कनेक्ट रहेगा, समाहित रहेगा थोड़ा सा, है ना, कि कोई जरूरी नहीं है कि वकील धूम्रपान करते होंगे या फिर न भी करते होंगे, यानी संदेह की स्थिति है। इसलिए दोनों धूम्रपान करने वाले आकृति और न करने वाले आकृति को वकील के साथ थोड़ा सा समाहित करेंगे। तो देखिए आकृति में, देखिए कहाँ पर वैसे आकृति है, देखिए कहाँ पर वैसे आकृति है जहाँ थोड़ा सा समाहित है। देखिए चौथा आकृति में, देखिए अगर हम इसको बीच में वकील को रख दिया जाए, इस बीच में यहाँ वकील रख दिया जाए, वकील बीच में वकील को रख दिए, ये बीच में वाला आकृति है वकील है, और किनारे वाला जो आकृति है ये धूम्रपान करने वाला है, धूम्रपान करने वाले धूम्रपान करने वाला आकृति हो गया। और ये जो आकृति हो गया धूम्रपान न करने वाले, धूम्रपान न करने वाले। तो यहाँ पर देखिए सटीक बैठ रहा है। देखिए एक वकील को बीच में वाला आकृति में लाए हैं और बीच के आकृति में देखिए इधर धूम्रपान न करने वाले, इधर धूम्रपान करने वाले। तो वकील इन तीनों आकृति के सेंटर में है,
वकील ऐसे भी हो सकते हैं जो धूम्रपान करते भी हैं। सभी वकील कोई जरूरी नहीं कि धूम्रपान करते ही हैं। कुछ वकील धूम्रपान करते होंगे और सभी वकील ऐसे नहीं जो धूम्रपान नहीं करते। कुछ वकील ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करते होंगे और कुछ करते होंगे। तो उसको इस तरह से देखिए, वकील हो गए तो कुछ वकील को यहाँ दर्शाए हैं कि धूम्रपान नहीं करते हैं, कुछ वकील को यहाँ दर्शाए हैं कि धूम्रपान करने वाले हैं। यानी सभी वकील में कुछ धूम्रपान करने वाले भी हो सकते हैं या फिर कुछ नहीं भी करने वाले हो सकते हैं। तो चौथा विकल्प हमारा सही होगा। चौथा विकल्प लगा देंगे, चौथा विकल्प प्रश्न के अनुसार चौथा विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से जब भी कोई प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन में ऐसे प्रश्न, वेन डायग्राम का जो प्रश्न पूछा जाए तो उसको इसी तरह से सोच करके इन तीनों में तालमेल बैठा करके देखेंगे, सोचेंगे और तब आपको आंसर पर जाना है और तब आपको सटीक आंसर मिलेगा और उसमें टिक लगा देना है, उसको आंसर को सही कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए रीजनिंग का वीडियो वेन डायग्राम है। हम समझते हैं कि आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। रीजनिंग से संबंधित जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।